नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। तो हम बात करते हैं 20वीं सदी की, और 20वीं सदी के आखिरी सालों में हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ही देशों ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा दिया। तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजर में एक तरीके से महत्वपूर्ण हो गया। तो विश्व का जो ध्यान था इस इलाके में चल रहे कई संघर्षों पर गया, और इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर काफी विवाद कायम रहा, और आज भी जो है ये विवादित है। तो इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी इस देश में काफी रहे। तो इन वजहों से जो बात करी जाए पूरे दक्षिण एशिया के इलाके की, तो एक बड़ा संवेदनशील है, और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दक्षिण एशिया एक ऐसा रीजन है जहां पे कई देशों की जो इंटरफेरेंस है काफी ज्यादा बढ़ रही है, और सुरक्षा के लिहाज से भी और भी ज्यादा भारत के लिए नहीं बाकी बाकी कंट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ट्रेड रिलेटेड जो रिलेशंस इन देशों के बीच में है वो काफी मजबूत हुए हैं कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन से। लेकिन दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों का संयोग का जो मिजाज तय होता है अथवा वह इनके मूल में है। तो इस वजह से हम पढ़ेंगे इस अध्याय में पहले कि दक्षिण एशिया का परिचय किस तरीके से दिया गया है, और कुछ देशों की जो पॉलिटिकल, अगर हम बात करें उनके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की, तो किस तरीके से ये सारे देशों का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि दक्षिण एशिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो किन देशों से मिलकर बनता है दक्षिण एशिया? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को जब हम बात करते हैं इन देशों की, तो इन्हें इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया का जो पद का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर और पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी से ये इलाका एक विशेष प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। तो अगर हम इस पूरे क्षेत्र को देखें, इस दक्षिण एशिया को देखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पर रिलेशंस की हम बात करें, कुछ सिमिलैरिटीज आपको काफी हद तक कल्चर्स में मिल जाएंगी, लेकिन डिफरेंसेस भी कई हद तक ज्यादा है। और जो कि ये देश हैं जो कि ये आपस में एक बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये वो देश हैं जहां पे उनका आपस में जो रिलेशंस की हम बात करें वो बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पे अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो चर्चा में जब तक अफगानिस्तान और अमेरिका को भी शामिल नहीं किया जाता है, तो ये जो ये पूरा एरिया है ये कंप्लीट नहीं होता है। वहीं पे लेकिन हम बात करें चीन की, तो चीन को जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। तो हम जब दक्षिण एशिया के पद का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर उन 7 देशों की बात करेंगे और किस तरीके से इनके रिलेशंस यहाँ पे रहे हैं, किस तरीके से पूरा सिस्टम रहा है। तो हम बात करें दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की, तो विभिन्न देशों के साथ जो है भारत के जो रिलेशंस की हम बात करें, सबके साथ साथ बहुत अलग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जैसे भारत के रिलेशन है वैसे ही श्रीलंका के साथ रहे हैं। और हम बात करें जैसे कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, किस तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा, और शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा, और पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार जो थी बेनजीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तक पट्टाव हुआ। अगर हम बात करें जिस तरीके से पूरा सिस्टम है यहाँ का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी और मिलिट्री का रूल है। वहीं पे जब हम बात करें नेपाल की, तो 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, और इसके बाद का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्ति ले लेगा। लेकिन 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ जहां लोकतंत्र की भलाई हुई और राजा की
हैसियत ना के बराबर हो गई। वहीं बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में डेमोक्रेसी की बात होती है, जहां देशों ने जो है, अलग अलग देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो दक्षिण एशिया में दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की प्यार बह रही है, जहां पे लोग जो है, जैसे कि हम भूटान की बात करें तो भूटान में अब भी राजतंत्र है, लेकिन यहाँ के राजा ने भूटान में जो एक तरीके से कह सकते हैं भूतलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी। तो यहीं पे अगर पूरे एरिया को देखा जाए, जिस तरीके से पूरे रिलेशंस हैं और जो सिस्टम है, तो वो एक डेमोक्रेसी का जो एक बदलाव है इन सभी दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बाढ़ जो जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्द ही अपना निर्वाचन भी कर लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा इतना भड़का और ऐसे में उन्होंने अपना जो पद है वहां पे छोड़ दिया। देखिए, पाकिस्तान की जो एक बात है यहाँ पे कि कोई भी जो लीडर है अपना पूरा टर्म यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसके एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल हाया खान ने शासन की जो भागदौड़ है उस समय वहां पे संभाली। तो याया खान ने सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और वहीं पे 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बन गया और जहां पे बांग्लादेश बना। वहीं पे जो भारत की भूमिका रही बांग्लादेश की आजादी में, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय जो हमारी आर्मी थी, आर्मी ने बांग्लादेश के साथ मिलकर बांग्लादेश की आजादी में, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं 1971 की, तो यहाँ पे भारत की एक अहम भूमिका रही है। वहीं पे हम बात करें जिस तरीके से जो पाकिस्तान में इसके बाद जुल्फिकर अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो कि 1971 से 1977 तक कायम रही और 1977 में जनरल जियाउल ने इस सरकार को गिरा दिया और उसी के बाद 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और फिर से देखा गया कि 1988 में एक बार फिर जो है बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जो आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। तो आप देखेंगे कि जो निर्वाचित लोकतंत्र की अवस्था है ये पाकिस्तान में लगभग 1999 तक कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। वहीं पे 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया और पाकिस्तान पर अब भी सेना की हुकूमत है, लेकिन हालांकि जो है सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए। तो कोई भी लीडर जो है पाकिस्तान में अपना टर्म कभी भी पूरा नहीं कर पाया है। देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना होने के कई मुख्य कारण अपनाए गए हैं। तो यहाँ सेना की अगर बात देखी जाए तो एक तरीके से काफी दबदबा है और इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। तो पाकिस्तान की भारत के साथ काफी तनातनी रही है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी रहे हैं और अभी भी अगर हम रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पे रिलेशंस किसी तरीके से स्टेबल नहीं है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की घमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायजा ठहराती हैं। तो लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा जो है बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है। अगर आप हिस्ट्री भी देखें पाकिस्तान की तो देखेंगे किस तरीके से हमेशा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बनी रहती है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में लोकतंत्र की अगर बात करी जाए तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था
और अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग जो है पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा के लादन को लेके काफी खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ काफी विरोध जताना उस समय शुरू किया और इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने जो न्यायोचित प्रतिनिधित्व है तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। वहीं पे पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीब भाई रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए जो है एक तरीके से स्वायत्ता की मांग की और उन्हीं के नेतृत्व वाली अवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। तो अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए जो प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हुई, लेकिन सरकार पर जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा काफी रहा और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से उस समय पूरी तरीके से इनकार किया। तो वहीं पे शेख मुजीब की जो गिरफ्तारी हुई और जनरल याह्या खान ने सैनिक शासन में सेना ने बंगाली जनता के जो आंदोलन को कुचलने की काफी कोशिश करी। हजारों लोग उस समय पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए और इसी वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। तो उस समय भारत के लिए डुअल यहाँ पे चुनौती रही, एक तो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना और साथ ही जो माइग्रेशन भारत में हो रहा था उसे किसी तरीके से संभालना। तो यहाँ पे भारत के सामने एक बड़ी परेशानी आन खड़ी हुई और भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आजादी की मांग का समर्थन किया और इन्हें वित्तीय और सेना सहायता दी। तो फाइनेंशियल और मिलिट्री एड की यहाँ पे जब बात करी जाए तो भारत ने पूरी तरीके से बांग्लादेश की यहाँ पे मदद करी। वहीं पर इसके परिमाण स्वरूप 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और ये युद्ध की जो समाप्ति पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ। तो ये वो साल है जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ और भारत ने बांग्लादेश की लिबरेशन में एक अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश उस समय घोषित किया और बहरहाल 1975 में शेख मुजीब रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दिलाई। वहीं पे उनकी पार्टी यानी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे काफी तनाव और संघर्ष की स्थिति वहां पे उत्पन्न हुई। 1975 की अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और इस नाटकीय जो तथा त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। तो नए सैनिक शासक जो आए उस समय जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में वो जीत गए। वहीं पे जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई और आंदोलन में छात्र जो थे उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। तो बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी और इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति जो है वहां पर चुने गए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा और वहीं पे जो है अगली साल फिर से चुनाव हुए। तो इसके बाद से जो है बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधित्व जो तरीके से एक लोकतंत्र यहाँ पे कायम है। लेकिन किसी भी देश की अगर हम बात करें, जैसे हमने पाकिस्तान की करी, यहाँ पे हमने बांग्लादेश की करी, स्टेबिलिटी जो है सिस्टम में लानी इतनी आसान नहीं रही है। और बांग्लादेश और भारत के बीच की अगर बात की जाए किस तरीके के यहाँ पे रिलेशंस है, तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस की जो ट्रैजेक्टरी है कभी काफी अच्छी रही, लेकिन कुछ तनाव के पीरियड्स भी यहाँ पे आए। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फ्लुएंस है चाइना की
और चाइना एक ऐसा देश है जो इन छोटे देशों में काफी अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो बांग्लादेश के लिए जो है एक इंडिया और चाइना दो तरीके से यहाँ पे मददगार साबित हुए। चाइना ने कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बांग्लादेश में स्टार्ट कराए। वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का तो एक बहुत बड़ी भूमिका रही है उस बांग्लादेश के लिबरेशन में। वहीं पे इंडिया ने भी बांग्लादेश के काफी ऐसे समय पे मदद करी है, चाहे आप फाइनेंशियल एड ले लीजिए, मिलिट्री एड ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस की बात की जाए, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि फिलहाल में जो रिलेशंस हैं काफी उनके संबंध अच्छे हैं। तो आज हमने बात करी कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। साथ ही में हमने चर्चा करी दो ऐसे देशों की, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और किस तरीके का पॉलिटिकल नेचर इन देशों का रहा है, उनकी हिस्ट्री और करंट में क्या सिचुएशन है। तो हमने ये जाना कि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, ये दक्षिण एशिया के देशों में काफी प्रिय है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हमने ये जाना कि किस तरीके से इंस्टेबिलिटी दक्षिण एशिया में इन देशों में समय समय पर बनी रही। इसके साथ अंत करेंगे इस लेक्चर का यहीं पे। धन्यवाद।